नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने सोचा चलिए आज पहली बार आपसे मिला जाए, इसीलिए मैं एक लाइव डेमो के तरीके से आपके सामने पेश हुआ हूं। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन क्लासेस शेयर करता हूं, तो मैंने सोचा पहली बार जब मैं आपसे मिल रहा हूं तो कुछ फ्रूटफुल बातें भी होनी चाहिए। तो चलिए, कल जैसे आपने देखा होगा कि आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स आए हैं और मैंने बहुत से लोगों के ओपिनियन जानने की कोशिश की कि वो इस रिजल्ट्स को कैसे एनालाइज कर रहे हैं, किस तरीके से और क्या देख रहे हैं उसके अंदर। और मुझे कईयों के ओपिनियंस बहुत ही हैरान करने वाले थे। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो मैंने उनकी बातों से एनालाइज किया उनको उनके हिसाब से ये रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन मैं अपना व्यू आपके साथ इस बैंक से रिलेटेड, इन रिजल्ट्स से रिलेटेड शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने स्क्रीन के ऊपर इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स लगाए हुए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले इनकी इनकम के ऊपर बात करते हैं। जैसे इंटरेस्ट अर्न्ड, जो एक इनकी पहली हेडिंग है, उसके अंदर जो इंटरेस्ट आया है इन्हें 14,835 करोड़। अगर उससे लास्ट क्वार्टर का देखेंगे तो मोर और लेस सेम है। सितंबर में भी तकरीबन सेम है। आप देखिए, दिसंबर तक हमें कोई लॉकडाउन नहीं था। मार्च में लास्ट के 6 दिन इस बैंक के लिए मैं मान सकता हूं कि लॉकडाउन था। अगर मैं इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, उसके ऊपर अगर जो इनको मिली है इनकम या कमाई हुई है, वो भी लास्ट क्वार्टर के हिसाब से ही है, बराबर है। इस बार 3622 करोड़ हुए हैं, तो पिछली बार 3678 करोड़ थे। तो चलो 40-50 करोड़ बैंक के लिए तो कोई मायने नहीं रखता। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेस, जो आरबीआई के पास एक सिक्योरिटी अमाउंट बैंक्स का रहता है, उसके ऊपर आरबीआई इनको इंटरेस्ट देता है। तो वो इंटरेस्ट थोड़ा सा गेन हुआ है, 184 के अगेंस्ट में 214 करोड़। हम 30 करोड़ मान सकते हैं इसको। और अदर इनकम से इन्हें तकरीबन 70-80 करोड़ का फायदा हुआ है। और एक और इनकम जो होती है, अगर उसमें देखा जाए तो वो 4,254 करोड़ की रही है, उसमें 250 करोड़ का एक लॉस देखा गया है। ये तो हुई इनकी कमाई की बात। अब इनके खर्चे जोड़ लेते हैं। खर्चे वो होते हैं कि जो ये लोगों से डिपॉजिट्स लेते हैं। अगर उस तरीके से देखा जाए तो इन्होंने जो लोगों को इंटरेस्ट दिया, जिनके डिपॉजिट्स से इनके, उसके ऊपर इंटरेस्ट इन्हें पे करना पड़ता है, तो वो 10,261 करोड़ था। अगर एम्प्लॉयज कॉस्ट देखी जाए, जो इनके एम्प्लॉयज हैं, जहां उनको जो सैलरी दी जाती है, वो 2234 करोड़ है। 1942 के अगेंस्ट में तकरीबन कह सकते हैं 250 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा है। वो तो इंक्रीमेंट्स होते हैं, सारा कुछ होता है, तो वो खर्चे बढ़ते हैं। अदर एक्सपेंसेस मोर और लेस सेम है। और जो आप सबसे बड़ी चीज देख रहे हैं इसके अंदर, प्रॉफिट्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजनिंग, यानी ऑपरेटिंग, जो बैंक को चलाने के बाद, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं होते। वो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 7,390 करोड़ था। आप देखिए कितना बड़ा अमाउंट था। लेकिन ये सारे इनकम कहां चलेगी? प्रोविजनिंग के अंदर। अब लोग सोच रहे होंगे जिनको नहीं पता कि ये प्रोविजनिंग होती क्या है और बैंक इतनी बड़ी प्रोविजनिंग करते क्यों है। अब मैं आपको प्रोविजनिंग की एक रूपरेखा बता देता हूं कि प्रोविजनिंग क्यों जरूरी है और करते क्यों है। जैसे आपको बैंकिंग सिस्टम की गाइडलाइंस का पता होगा कि अगर कोई एनपीए 30 दिन से पुराना हो जाता, 90 दिन से पुराना हो जाता है। 90 दिन का मतलब है, पहले इंस्टॉलमेंट में हमारी
इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड होता है और प्रिंसिपल भी इंक्लूडेड होता है। अगर वो 90 दिन तक ना मिले तो बैंक उसको एनपीए की कैटेगरी में डाल देता है। ऐसे ही थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते हुए अगर कोई भी जिसने लोन ले रखा है वो अगर इंटरेस्ट भी पे कर दे तो भी उसको थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाती है, तो उस कैटेगरी को भी एक सर्टेन टाइम के बाद एनपीए में डाल दिया जाता है। और जब ये एनपीए 365 डेज पुराने हो जाते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोज होना होता है तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ तो बैंक को भी, क्योंकि आगे कैरी फॉरवर्ड तो कर नहीं सकते, तो उसको बैंक ये मान लेता है कि अब हमें इनसे कोई पैसा नहीं मिलेगा। उसको एक तरीके से पूरा, एक तरीके से कह सकते हैं कि ये पैसा डूब गया है। अगर तो वो सिक्योर्ड है, जैसे किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन है या इस तरीके से, उसमें भी तकरीबन 20% का मान लेते हैं कि 20-30% की इसमें से रिकवरी हो जाएगी। और अदरवाइज कोई जो अनसिक्योर्ड लोन है उसको तो वो 100% जीरो मान के उसके अगेंस्ट प्रोविजनिंग होती है। प्रोविजनिंग का मतलब ये है कि जब डिपॉजिट लोगों से उठाए गए, सपोज किसी से 1 लाख रुपया लिया, आगे बैंक एफडी के ऊपर 6-6.25% देता है, आगे जिसको लोन दिया उसको 8-8% पे देता है। वो 2% के प्रॉफिट के लिए उसका वो 100 रुपया डूब गया। अब डिपॉजिटर को तो पैसा देना है, तो वो कहां से आएगा, जबकि पैसा तो वो मर चुका। तो अपने प्रॉफिट में से बैंक उसके वो 1 लाख रुपए पे करेगा। तो ये सारी एसेट्स जहां प्रोविजनिंग पिछले 1 साल पुराने जो एनपीएस हुए हैं उसके अगेंस्ट की गई है। अभी जो ये नया क्वार्टर आएगा इसमें क्या बैंक के हालात होंगे, इसकी प्रोविजनिंग तो लास्ट क्वार्टर में जाके होगी। एडवांस में तो प्रोविजनिंग हो नहीं सकती कि बंदा कहेगा कि फ्यूचर में मेरे ये पैसा डूबना है, इसकी मैं प्रोविजनिंग पहले ही कर दूंगा। तो आप पहले थोड़ा मान के चल सकते हो ये पैसा डूबेगा जब तक आप एफर्ट नहीं करेंगे। तो ये प्रोविजनिंग उस अब मतलब 1 साल के अंदर इतने, ये एक तरीके से एनपीए की कैटेगरी है। हाँ, इसमें से अब कितना रिकवर होता है, कितना ही वो आगे जाके इसके प्रॉफिट्स में इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो ये प्रोविजनिंग कर दी और ये प्रॉफिट में से हुई है। तो मुझे कोई इतना इसके प्रॉफिट्स इतने एनकरेज नहीं कर रहे। आप ये देखिए जो सितंबर के क्वार्टर में जो प्रॉफिट्स बढ़े थे वो 10% का जो कॉर्पोरेट टैक्स कम हुआ था उसकी वजह से, अगर 10% इसके से ऊपर निकाल देते तो 400 करोड़ और चला जाता है इसमें से। तो पिछले, यानी आप देखिए जो फर्स्ट क्वार्टर था उसके अगेंस्ट में सेकंड और थर्ड, तो कोई ऐसा कोई एनकरेजिंग डाटा आ नहीं रहा। तो मैं, मेरे हिसाब से मैं कोई इस को बहुत अच्छे प्रॉफिट्स नहीं मानता। लोग तो बहुत अच्छे सोच रहे हैं, तो हाँ इस तरीके से जरूर सोच रहे हैं कि वर्स्ट से तो ये बच गया। बाकी अर्निंग पर शेयर आप देख लीजिए 6.41 से 1.8, यानी अर्निंग पर, यानी एक शेयर के ऊपर कितनी बैंक को कमाई हुई, 2.25 रुपए, जबकि उससे पहले क्वार्टर में 6.41 रुपीज था। तो कितने आप इससे लगा लीजिए ईपीएस कितना कम हो गया। अब ग्रॉस एनपीए आप देखिए, नेट एनपीए 10,000 करोड़ के अभी भी खड़े हैं। लास्ट क्वार्टर 338 करोड़ थे, तो कहां कम हुए, 200 करोड़। इतने बड़े बैंक के लिए एनपीएस क्या कम होना होता है। तो मेरे हिसाब से मुझे तो ये कोई ऐसा एनकरेजिंग डाटा लग नहीं रहा। हाँ, थोड़ा सा कल अगर लोगों को लगे कि हाँ जी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको लग रहा है कि ये बैंक हाँ आगे फ्यूचर जाकर, फिर भाई फ्यूचर्स की प्रोडिक्शन तो आज के डेट में हम नहीं कर सकते। थोड़ा सा मेरे ख्याल से मूव लेके ये यहीं पे कंसोलिडेट करेगा तकरीबन अगले 15 दिन, यही 350-355 की रेंज और नीचे 320-330 की रेंज, तो इसी के बीच में आना चाहिए। अब आते हैं हम निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी कल के डेट में हमें क्या और कहां दिखती है। चलिए एनएसई इंडिया की साइट के ऊपर एक बार लॉगिन करते हैं। हाँ, खुल नहीं रहा एनएसई का, कुछ प्रॉब्लम है।
हाँ हाँ, अब खुलना शुरू हुआ है। तो एक बार NSE के ऊपर जाके हम ऑप्शंस के डाटा को चेक करते हैं। अब तो आपको पता लग गया होगा कि ऑप्शंस के हिसाब से हम एक ट्रेडिंग रेंज कैसे देख सकते हैं। कोशिश करिए कि FIS की मूवमेंट को भी चेक करने की, कि उस हिसाब से क्या डाटा निकलते हैं। तो आप भी देखिए, चलिए ऑप्शंस में हम देखते हैं कि ऑप्शंस में क्या दिख रहा है। 9250 की क्लोजिंग आई है, तो यहाँ पे इन द मनी 9200 की कॉल है और 9300 की पुट इन द मनी है। ऊपर की तरफ 9400 की रेंज और 9500 की रेंज के ऊपर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है कॉल साइड पर, और नीचे की तरफ 9000 की पुट और 9300 और 9000, और नीचे उसके बाद तकरीबन हम कह सकते हैं कि बड़ा ओपन इंटरेस्ट 8800 के आसपास है। तो यही 9000 और 9500 के आसपास की रेंज दिखती है अगले मंडे के लिए, तो यही दिख रही है। बाकी मार्केट किस तरह से प्रेडिक्ट करती है, तो अभी मुझे कोई बड़ी ट्रेडिंग रेंज दिखती नहीं है। और अगर किसी ने भी कोई ट्रेडिंग व्यू लेना हो तो इन दो स्ट्राइक्स को छोड़ के ऊपर नीचे करके कहीं भी ट्रेड लिया जा सकता है। बाकी जैसे मैं आपसे कहता हूं कि ये जो मैं आपके साथ सब कुछ शेयर कर रहा हूं अपनी नॉलेज को, इसको केवल सीखने के पर्पज से ही आप देखिएगा। और कोई भी ट्रेडिंग व्यू लेना हो तो ऑफ द मार्केट पेपर पर लिखकर ही उसमें कोई ऐसा ट्रेडिंग व्यू जनरेट कीजिएगा। तो आशा करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। मेरा पहली बार आपके सामने आना आपको अच्छा लगेगा, और आपको किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं 100% आपकी मदद करूंगा। और बाकी जो मेरे साथ या मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि मेरे साथ जुड़ने से पहले आप मेरी पहले परफॉर्मेंस को एनालाइज कीजिए। मेरे YouTube चैनल के ऊपर जो भी प्लेलिस्ट मैंने जब से क्रिएट करनी शुरू की है, आप स्टेप बाय स्टेप देखिए। जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं उनके रिजल्ट्स को भी साथ ही साथ में अपलोड करता हूं, और आप देखेंगे कि तकरीबन 98% से अबव मेरी प्रॉफिटेबल एक्यूरेसी है। 2% या 3% तो मैं भी लेके चलता हूं, कभी ना कभी लॉस आ सकता है, लेकिन बहुत रेयर आपको दिखेगा कि मेरी स्ट्रेटजीज में कोई लॉस मिला हो। कभी कभी वो पेयरिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं। चलिए, अब मैं अपनी नई वीडियो के साथ रिजल्ट्स के साथ आपके सामने फिर से आऊंगा, और कोशिश करूंगा कि मैं आपकी हर तरीके से सीखने में मदद कर सकूं। चलिए, इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। और हां, अगर वीडियो पसंद आए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मैं भी एनकरेज हूं। ओके।